हेलो एवरीवन, लॉ पॉइंट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है वंदना और आज हम पढ़ेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट का इंटरप्रिटेशन क्लॉज। इंडियन एविडेंस एक्ट के इंटरप्रिटेशन क्लॉज जो है वो भाग 1 तथ्यों की सुसंगति से संबंधित जो प्रावधान दे रखे हैं उसमें चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दो चैप्टर आते हैं, जिसमें से चैप्टर 1 की हेडिंग दे रखी है प्रारंभिक, जिसमें सेक्शन 1 से लेकर 4 तक कवर किए गए हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में सेक्शन 1 को डिस्कस किया था, जिसमें उसका संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ बताया गया है। एविडेंस एक्ट का सेक्शन 2 निरसन अधिनियम 1938 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा निरसित किया गया है। रिपील्ड बाय द रिपीलिंग एक्ट 1938 सेक्शन 2। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सेक्शन 2 कौन से अधिनियम द्वारा निरसित किया गया था, इसलिए इसको मैंने रेड कलर के बॉक्स में क्वेश्चन मार्क लगाकर अंडरलाइन किया गया है। अब हम आते हैं सेक्शन 3 पर, जो है निर्वचन खंड, जो आज इस वीडियो का टॉपिक है। सेक्शन 3 निर्वचन खंड में टोटल 10 डेफिनेशन दी गई हैं। निर्वचन खंड इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इस एक्ट में जितने भी स्पेशल कुछ वर्ड्स यूज़ किए गए हैं उनका अर्थ हम कैसे निकालेंगे उसके बारे में निर्वचन खंड में उसको परिभाषित किया गया है। अब हम देखते हैं निर्वचन खंड में जो 10 परिभाषाएं दी गई हैं उसको मैंने एक चार्ट के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है, ताकि ये जो परिभाषाएं हैं हमको आसानी से लर्न हो सकें। ये पूरा चार्ट मैंने जो बनाया है वो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें पहली परिभाषा न्यायालय अर्थात कोर्ट की है। उसके बाद इसमें तथ्य की परिभाषा दी गई है, तथ्य यानी फैक्ट। फिर इसके बाद सुसंगत तथ्य और विवादित तथ्य की परिभाषा दी गई है। इसको मैंने चार्ट में इस तरह से दर्शाया है कि सबसे पहले हम इसको ऐसे याद करेंगे कि कोर्ट में जब हम जाते हैं तो हमें फैक्ट पेश करने होते हैं। अब ये फैक्ट 2 तरह के होते हैं, सुसंगत तथ्य और विवादित तथ्य। इस तरह से हमें 4 डेफिनेशन लर्न हो जाएंगी। अब 5वीं डेफिनेशन जो है वो है डॉक्यूमेंट की। तो ये जो जितने भी फैक्ट हैं, हम किसी भी कोर्ट में जब कोई केस साबित करने जाते हैं तो हम क्या पेश करते हैं? या तो हम फैक्ट्स पेश करते हैं या हम डॉक्यूमेंट पेश करते हैं। तो पहले हमने फैक्ट्स की डेफिनेशन देखेंगे, जिसमें रेलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू देखेंगे। उसके बाद हम जो पेश करते हैं वो डॉक्यूमेंट पेश करते हैं। तो इसके बाद हम जो डेफिनेशन देखेंगे वो डॉक्यूमेंट की देखेंगे। ये जो फैक्ट्स और डॉक्यूमेंट्स, ये सब अगर हम मिलाकर कोर्ट में पेश करते हैं तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है साक्ष्य। तो अगली जो डेफिनेशन दे रखी है वो दे रखी है साक्ष्य यानी एविडेंस की डेफिनेशन। इस तरह से हम सीरियल वाइज डेफिनेशंस लर्न कर सकते हैं। अब जब हम कोर्ट में साक्ष्य पेश कर देते हैं तो उससे हम किस तथ्य को साबित कर पाते हैं, या वो नासाबित रह जाता है, या वो साबित ही नहीं हुआ। तो इस तरह से अगर हम अपने दिमाग में एक सीक्वेंस बैठा लें तो अगली डेफिनेशन हमारी आती है 7 नंबर पे साबित यानी प्रूव्ड, 8 नंबर पे नासाबित यानी डिसप्रूव्ड, और 9 नंबर पे साबित नहीं हुआ। और एक लास्ट डेफिनेशन जो इसमें दे रखी है वो दे रखी है भारत की। तो इस तरह से अगर हम अपने दिमाग में एक स्टोरी बना लें कि कोर्ट में हम फैक्ट पेश करें, फैक्ट के बाद फैक्ट के 2 प्रकार हैं, सुसंगत तथ्य और विवादित तथ्य यानी रेलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू। फैक्ट के साथ साथ हम डॉक्यूमेंट पेश करते हैं। डॉक्यूमेंट और फैक्ट मिलाकर एविडेंस बनता है, और एविडेंस से कोई केस या तो प्रूव्ड होता है या डिसप्रूव्ड होता है। इस तरह से 10 डेफिनेशन हमको याद हो जाएंगी।
अब हम इनकी डिटेल पर चलते हैं। इसको भी मैंने चार्ट बनाकर इजी कर रखा है। आप देखें, निर्वचन खंड में सबसे पहले एक डेफिनेशन है न्यायालय की। तो आप जब ये वीडियो देखें तो साथ में अपना बेयर रख लें ताकि डेफिनेशन समझने में आपको आसानी रहेगी। अब हम सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं न्यायालय की। तो न्यायालय की डेफिनेशन को मैंने 3 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। इसमें 3 तरह के व्यक्तियों को न्यायालय में शामिल किया है। पहला पॉइंट है सभी न्यायाधीश, दूसरा पॉइंट है सभी मजिस्ट्रेट और तीसरा पॉइंट है साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत सभी व्यक्ति। ये तीनों न्यायालय शब्द की परिभाषा में आते हैं। इसमें मैंने एक स्टार लगाकर क्वेश्चन लगाया है जिसमें लिखा है कि मध्यस्थ जो है वो न्यायालय में शामिल नहीं है। तो जो डेफिनेशन जो उसमें लिखी है उसमें जो डेफिनेशन लिखी है उसको हमने पॉइंट में डिवाइड कर दिया ताकि हमें उसे समझने में आसानी रहे। अब हम आते हैं दूसरी डेफिनेशन पर, तथ्य। तो तथ्य के बारे में जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के निर्वचन खंड में तथ्य का एक जो दे रखा है पॉइंट, वो दे रखा है वस्तुओं की अवस्था, वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो। तो ये ऐसे तथ्य हैं जिन्हें हम भौतिक तथ्य कहते हैं या फिज़िकल एविडेंस कहते हैं। इसका उदाहरण है जैसे किसी टेबल पर चाकू का पड़ा होना, तो ये क्या है, ये एक भौतिक तथ्य है। इसी तरह अगर कोई घटना घटित होती है तो उस घटना स्थल पर खून से सने हुए कपड़े पाए जाते हैं, तो यह भी एक भौतिक तथ्य है। इसी प्रकार तथ्य की परिभाषा में एक सेकंड नंबर पे जो बेयर एक्ट में परिभाषा दी गई है तथ्य की, वो दी गई है कि कोई मानसिक दशा जिसका भान किसी व्यक्ति को हो, अर्थात ये मानसिक तथ्य है। इसका हम ऐसे उदाहरण ले सकते हैं जैसे कि कोई व्यक्ति किसी कार्य को सद्भावपूर्वक करता है या दुर्भावनापूर्वक करता है या किसी डर या भय के अधीन किसी कार्य को करता है। तो ये सब जो दुर्भावनापूर्वक या सद्भावपूर्वक या डर से किया गया जो कार्य है, ये इसकी मानसिक दशा को बताते हैं, अतः ये मानसिक तथ्य कहलाते हैं। तो तथ्य की परिभाषा में भौतिक तथ्य और मानसिक तथ्य 2 प्रकार के तथ्यों का वर्णन भारतीय साक्ष्य अधिनियम में किया गया है। अब हम आगे चलते हैं सुसंगत तथ्य की परिभाषा पर। सुसंगत तथ्य क्या है, ये हमें समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना है कि इसके साक्ष्य अधिनियम के अध्याय 2 में सेक्शन 5 से लेकर जो 55 तक के प्रावधान दिए गए हैं, उनमें तथ्यों की सुसंगति से संबंधित नियम दिए गए हैं, जिसमें सेक्शन 5 को हमें छोड़ देना है क्योंकि 5 में नियम नहीं दिए गए। नियम दिए गए हैं 6 से लेकर 55 तक में। उन नियमों में बताया गया है कि कोई भी एक तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत कैसे होता है। तो अब जब हम इस परिभाषा को पढ़ते हैं तो हमें उन उपबंधों को ध्यान में रखकर इस परिभाषा को देखना है। इसमें लिखा है कि एक तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत कहा जाता है जबकि इस अधिनियम के उपबंधों में सुसंगति से संबंधित निर्दिष्ट प्रकारों में से किसी भी प्रकार से वह तथ्य दूसरे तथ्य से संसक्त हो। अब इस अधिनियम के उपबंधों में जो सुसंगति से संबंधित प्रावधान दे रखे हैं, तो अब इनको ऐसे समझ सकते हैं कि धारा 6 से लेकर 55 तक में जो नियम दिए गए हैं, उन नियमों में से किसी भी प्रकार से यदि एक तथ्य किसी दूसरे तथ्य से किसी भी तरह से कनेक्टेड है या जुड़ा हुआ है, तो वो सुसंगत तथ्य कहलाता है। इसको हम उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं हम कि ए पर बी की हत्या करने का आरोप है, यानी ए ने बी का मर्डर किया है। अब जिस जगह पर मर्डर हुआ उस घटना स्थल पर ए की शर्ट का बटन मिलता है। अब ए की शर्ट का बटन मिलने का जो तथ्य है वो इसलिए सुसंगत है क्योंकि
ए की घटना स्थल पर उपस्थिति को साबित करता है। इसी तरह से ए ने बी की हत्या करी। इसके लिए यदि हम ये तथ्य साबित करना चाहें कि घटना से थोड़े दिन पूर्व बी ने ए की बहन के साथ कोई अभद्र व्यवहार किया था या उसका रेप किया था, इस कारण ए के मन में उसने ठान लिया था कि वो अब बी से बदला लेगा और इसलिए उसने बी का मर्डर कर दिया। तो ये जो तथ्य है कि उसकी बहन के साथ अभद्र व्यवहार किया गया था, ये तथ्य घटना का मोटिव दर्शाने के लिए सुसंगत है। इसलिए ये इनको सुसंगत तथ्यों को कनेक्टेड तथ्य भी कहते हैं, जो किसी घटना से किसी न किसी रूप में कनेक्ट होते हैं, चाहे वो आचरण के रूप में हो, चाहे वो मोटिव के रूप में हो, चाहे वो कॉज के रूप में हो, चाहे वो पहचान स्थापित करते हों। तो इस तरह के जो तथ्य हैं वो सुसंगत तथ्य कहलाते हैं। अब हम आते हैं विवाद्यक तथ्य पर। विवाद्यक तथ्य की जो डेफिनेशन बेयर एक्ट में दे रखी है वो बहुत ही ज़्यादा कठिन लगती है। अगर हम उसे पढ़ना चाहें तो वो एकदम से हमें समझ में नहीं आती है। इसलिए उस डेफिनेशन को मैंने पॉइंट वाइज लिखा है और उसको समझाने की मैं आपको कोशिश करती हूँ। आप अपना बेयर एक्ट निकाल लें। मैंने कुछ पॉइंट्स उसमें ऊपर नीचे किए हैं, वो भी इसलिए कि ताकि आपको आराम से समझ आ सके। सबसे पहले तो हम एक विवाद्यक तथ्य की एक छोटी सी डेफिनेशन अगर देखें तो विवाद्यक तथ्य अपने आप में ही उसके नाम से ही पता चलता है कि जिन बिंदुओं पर दो पक्षों के बीच में विवाद है वो तथ्य विवाद्यक तथ्य है। अब जब किसी बिंदु पर किसी का विवाद होता है तो एक पक्ष तो उस बिंदु के पक्ष में अपना पॉइंट रखता है और दूसरा पक्षकार उससे मना करता है। तो जो पक्ष उस तथ्य के पक्ष में अपना पॉइंट रखता है तो उसे तो कहा जाता है प्राख्यात करना, और जो दूसरा पक्षकार उस बिंदु पर इनकार करता है तो उसे कहा जाता है प्रत्याख्यान करना। अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन समझाती हूँ। विवाद्यक तथ्य से अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत आता है ऐसा कोई भी तथ्य जो या तो अकेले ही या अन्य तथ्यों के साथ मिलकर किसी अधिकार, दायित्व या निर्योग्यता के अस्तित्व, अनस्तित्व, प्रकृति या विस्तार की उत्पत्ति अवश्यमेव करता है, जिसका किसी वाद या कार्यवाही में प्राख्यान या प्रत्याख्यान किया गया हो। इस डेफिनेशन से पॉइंट से अगर हम समझें तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई तथ्य है जिसका अस्तित्व और अनस्तित्व इस पर निर्भर करता है कि न्यायालय में हमने किस तरह के साक्ष्य पेश किए हैं। जब हम सबूत पेश कर देते हैं तो उसके आधार पर पक्षकारों के अधिकार और दायित्व निर्धारित किए जाते हैं। तो जब ऐसे तथ्य जिनको किसी वाद या कार्यवाही में कोई तो मांगता है और कोई इनकार करता है और उनके आधारों पर ही पक्षकारों के अधिकार, दायित्व या निर्योग्यता का अस्तित्व या अनस्तित्व न्यायालय डिसाइड करता है, तो ऐसे तथ्य विवादक तथ्य कहलाते हैं। इसका एक स्पष्टीकरण बुक में लिखा है जिसको मैंने यहाँ क्लियर किया है। इस स्पष्टीकरण में से भी एक क्वेश्चन आता है। इसमें ये लिखा है कि जब कोई न्यायालय विवाद्यक तथ्य को सिविल प्रक्रिया से संबंधित किसी तत्समय प्रवर्त विधि के उपबंधों के अधीन अभिलिखित करता है, तब ऐसे विवादक के उत्तर में जिस तथ्य का प्राख्यान या प्रत्याख्यान किया जाना है वह विवाद्यक तथ्य है। तो सबसे पहले तो मैं आपके बता दूं कि जब सिविल केसेस होते हैं तो उन पर सिविल प्रक्रिया लागू होती है। सिविल केसेस में जब
वादी अपना वाद पत्र पेश करता है और प्रतिवादी उसका जवाब में लिखित कथन देता है। तब कोर्ट जो है उसमें इश्यूज़ फ्रेम करती है, यानी विवाद्यक तथ्य बनाती है। तो इसमें यही कहा है कि जब विवाद्यक तथ्य डिसाइड किए जाते हैं और दूसरा पक्षकार उसको इनकार या उसको स्वीकार करता है तो वो भी विवाद्यक तथ्य ही कहलाते हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन बनकर आता है। इसका आप स्पष्टीकरण पे क्वेश्चन मार्क लगा के इम्पोर्टेंट लगा लें। अब हम इसको एक दृष्टांत से समझने की कोशिश करते हैं कि विवाद्यक क्या हैं। क्रिमिनल केस में जो किसी भी अपराध की परिभाषा के आवश्यक तत्व होते हैं वो विवाद्यक होते हैं, जिन्हें हमें साबित करना होता है अगर हमें अभियुक्त को सज़ा दिलानी है। तो जैसे ख की हत्या का क अभियुक्त है। अब यहाँ क पर आरोप है कि उसने ख की हत्या की है। अब हम देखें तो हत्या के लिए आवश्यक है कि किसी क ने ख की मृत्यु कारित की हो, और ये भी आवश्यक है कि क का आशय ख की मृत्यु कारित करने का हो। तो अब यहाँ जो विवाद्यक बनेगा वो ये बनेगा कि क्या क ने ही ख की मृत्यु कारित की। फिर अगर यदि की तो क्या क का आशय ख की मृत्यु कारित करने का ही था। और यदि क ने ये साबित हो भी जाए कि क ने ख की मृत्यु कारित की थी तो क्या ऐसा तो नहीं था कि गंभीर और अचानक प्रकोपन के कारण उसने वशीभूत होकर ख की हत्या की हो। तो अगर ऐसा साबित होता है तो ये आपराधिक मानववध जो हत्या की कोटि में नहीं आता है उसमें चला जाएगा। अब यदि एक प्रश्न कोर्ट में यह भी आएगा कि क्या ख की मृत्यु कारित करने का कार्य करते समय क किसी चित्त विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति को जानने में असमर्थ था। अब अगर ये विवादित तथ्य साबित हो जाए कि क चित्त विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति को जानने में असमर्थ था तो यहाँ पर उसकी निर्योग्यता का अस्तित्व साबित हो जाएगा। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा कि या तो उसके अधिकार या दायित्व या निर्योग्यता के अस्तित्व की या अनस्तित्व की प्रकृति अवश्यमेव होती है, यानी इनमें से या तो अधिकार साबित होगा या दूसरे पक्ष का दायित्व साबित होगा या निर्योग्यता साबित होगी। तो इस प्रकार विवादित तथ्य यानी जिस पर विवाद हो और जो कोर्ट द्वारा डिसाइड किए जाते हैं, और कोर्ट जब डिसाइड करता है तो एक पक्षकार का अधिकार प्राप्त होता है और दूसरे पक्षकार का दायित्व पैदा होता है।